नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी कांग्रेस का पुराना राग। जी हां, साल के पहले प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल 2026 को लेकर अपनी अपनी रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। मकसद साफ है, नए साल की शुरुआत के साथ ही जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना। एक तरफ सत्तारूढ़ बीजेपी है जो सरकार की उपलब्धियों और विकास के एजेंडे को आगे रखकर मैदान में उतरी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस है जो फिर से संविधान, लोकतंत्र और एसआईआर समेत अपने तमाम पुराने मुद्दों के सहारे जनता से जुड़ने की कोशिश कर रही है। अब ऐसे में सवाल ये है कि कांग्रेस का पुराना राग नए साल में उसके लिए कितना फायदेमंद साबित होगा और कब तक कांग्रेस इन पुराने मुद्दों पर ही अटकी रहेगी। आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। नए साल से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। लक्ष्य साफ है, नए साल में प्रदेश की जनता का दिल जीतना। अगर पहले बात बीजेपी की करें तो मोहन यादव सरकार अपने 2 साल पूरे होने पर आक्रामक मोड में नजर आ रही है। सरकार ने अभ्युदय मध्य प्रदेश जैसे अभियानों के जरिए विकास और निवेश को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। औद्योगिक निवेश, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जा रहा है। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती को भी बीजेपी बड़े पैमाने पर मना रही है। प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वही सरकार के मंत्री भी अपने अपने विभाग के 2 साल की उपलब्धियां जनता के सामने रखने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भी अपने कामकाज का हिसाब किताब जनता के सामने रखा। विद्यार्थी रोजगार से जुड़े और इसके लिए रोजगार मेले हम कैंपस में शुरुआत की है। काफी उसमें हमारे विद्यार्थी आते हैं, काफी उद्योगपति, कंपनियां आती है और बड़ी संख्या में छात्र उसमें अपने रोजगार का चयन करते हैं। आने वाले समय में इसमें और तेज गति के साथ प्रगति होगी। इधर बीजेपी जहां विकास और उपलब्धियों के सहारे जनता को लुभाने में जुटी है, तो वही कांग्रेस एक बार फिर अपने पुराने मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। कांग्रेस अपने 141वें स्थापना दिवस पर मनरेगा को लेकर प्रदर्शन करेगी। साथ ही लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ का नारा लेकर बूथ बूथ तक जाने की तैयारी है। कांग्रेस का दावा है कि एसआईआर की ड्राफ्ट सूची में जिन मतदाताओं के नाम नहीं है, उन्हें जोड़ने का काम पार्टी करेगी। लेकिन हकीकत ये है कि प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद कांग्रेस अभी तक इन लोगों के बीच सक्रिय नहीं नजर आ रही। अपने प्लान को लेकर कांग्रेस का क्या कहना है, सुनिए। महात्मा गांधी की हत्या करके इनका मन नहीं भरा, इसलिए नरेगा योजना से अब महात्मा गांधी का नाम हटाने के लिए नाथुराम गोडसे के वैचारिक वंशजों ने नई चाल चली है। इससे जनता को अवगत कराना। ऐसे ही मतदाता सूचियों में हेरफेर करके 2023-2024 में मध्य प्रदेश में और देश में भाजपा ने वोट चोरी करके सरकारें बनाई हैं। एसआईआर की गड़बड़ियों को लेकर भी कांग्रेस पार्टी घर घर पहुंचने की योजना तैयार कर रही है। कुल मिलाकर नए साल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी रणनीतियों के साथ मैदान में उतरने जा रही है। लेकिन जहां बीजेपी सरकार के काम और उपलब्धियों को लेकर आक्रामक प्रचार में जुटी है, तो वही कांग्रेस की रणनीति फिलहाल बीजेपी के मुकाबले कमजोर और बिखरी हुई नजर आ रही है। हालांकि अब देखना होगा कि नए साल में जनता किसके प्लान पर ज्यादा भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। धन्यवाद। तो एक तरफ तो बीजेपी अपने 2 साल की उपलब्धियां और उसके साथ ही अभ्युदय भारत, अभ्युदय मध्य प्रदेश का नारा देकर आगे बढ़ी है, और कांग्रेस फिर से उन्हीं पुराने मुद्दों की तरफ जा रही है जिसका उसको अतीत में कोई लाभ नहीं हुआ। तो लग रहा है कि भविष्य में कुछ लाभ होगा। जैसे मनरेगा की बात हो रही कि नाम बदल दिया है, राज्यों को घाटा होगा, लेकिन एसबीआई की आज ही एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि तमाम सारे राज्यों को उल्टे 17,000 करोड़ का फायदा होगा।
SIR की बात हो रही है, फाइनल ड्राफ्ट आने को है। जिन लोगों के नाम कट गए, हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में लगभग 30-35 लाख लोग लाइनों में लगे हुए हैं अपना नाम वापस जुड़वाने में, जिनका 2003 के पहले का रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में तो ऐसा कोई हल्ला है नहीं, 28 लाख के आसपास नाम कट रहे हैं और कांग्रेस बावजूद उसके कहीं नजर नहीं आ रही कि अगर मान लीजिए नाम कटे हों तो। संविधान की किताब लेकर राहुल गांधी हमने देखा था पहले घूमते रहे थे लोकसभा चुनाव के बाद पहले, और बाद में उसके बाद जो नतीजा है हमने देखा है कि वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, बिहार हो, कहीं भी ये मुद्दा उनका चला नहीं है। तो ऐसे में इस पुराने मुद्दे की ओर कांग्रेस का फिर से लौटना और मनरेगा को लेकर जो आंदोलन की तैयारी है कांग्रेस की, कुछ फायदा होगा उसका? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे उसको कोई फायदा होगा। और मनरेगा में अभी जो इस तरह का बदलाव हुआ है उसमें कांग्रेस को कम से कम महीने, 2 महीने, 3 महीने इंतजार करना चाहिए, फिर आंकड़े जुटाना चाहिए कि ये जो नई योजना आई है इससे ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बाकी सब अभी आंकड़ेबाजी है, ये बहुत शुरुआती दौर है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो आपत्ति है वो नाम बदले जाने को लेकर ज्यादा है, नहीं तो वो इसमें जो मुद्दे थे इसके 125 दिन उन्होंने किया है, ठीक है। 125 दिन की क्या गारंटी है किसी श्रमिक को इतने दिन काम मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? मुझे नहीं लगता कि गांव में इस तरह के रोजगार के अवसर है कि इतना काम मिलेगा। मशीनों से काम हो रहा है, मनरेगा में पहले भी मशीनों से काम होता रहा है। उसके अलावा जो श्रमिकों की पुरानी मजदूरी है उसको बढ़ाए जाने को लेकर अगर कांग्रेस जाती और ये कहती कि ठीक है जो भी योजना का नाम बदल दिया कोई बात नहीं। और वैसे एक चीज कांग्रेस को समझ लेना चाहिए कि इस देश में गांधी की चुनावी उपयोगिता नहीं बची है, बल्कि राम की चुनावी उपयोगिता है। और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, और उसके बाद अम्बेडकर की है, अम्बेडकर की है, वो एक खास समुदाय के लोग, एक कम्युनिटी के लोगों को अम्बेडकर प्रभावित करते हैं। इसी तरह से बहुत सारे हर समाज को जो है जोड़ने की कोशिश जो होती है उसमें उसके जो महापुरुष होते हैं की स्तुति होती है, के योगदान को गाया जाता है। ये सब राजनीतिक प्रपंच है जो पार्टियां करती हैं। कांग्रेस जो है घिसे पिटे मुद्दों को लेकर जब तक जनता के बीच में जाएगी तब तक उसको, अभी जो सबसे करंट मुद्दा था वो अरावली का था। अगर कांग्रेस इस मुद्दे को उठाती सरकार घिर सकती थी। और अभी देखिए सरकार बैकफुट पर भी है, इस तरह से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है उत्खनन से, नदियां सलामत नहीं बच रही हैं, पहाड़ सलामत नहीं बचेंगे, जंगल नहीं बचेंगे। तो ये वो मुद्दे थे जो जन भावनाओं के मुताबिक थे। तो जब तक आप जन अपेक्षाओं के मुताबिक कोई मुद्दा लेकर नहीं आते, पार्टी अपनी प्राथमिकता वहां मैंने देखा राजस्थान में उन्होंने किया, सचिन पायलट उतरे थे उसके पक्ष में, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही निर्णय उनको पलटना पड़ा, क्योंकि वो भी जो भी विद्वान न्यायाधीश थे उनने पता नहीं क्या सोचकर उसका वो डिसीजन लिया कि 100 मीटर से छोटा पहाड़ है और बड़ा पहाड़ है। देखिए ये न्यायपालिका के विवेक पे कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर जल नहीं बचेगा, जंगल नहीं बचेगा, तो फिर ये जीवन भी नहीं बचेगा। ये विकास आप नहीं, हम टिप्पणी नहीं कर रहे, हम तो बता रहे हैं ना, जैसे कुलदीप सेंगर का मामला, हाई कोर्ट सजा निलंबित कर देता, सुप्रीम कोर्ट उसको फिर से उसको वापस से उसी पुराने फैसले पर लौटता। अरावली का, ऐसे तमाम सारे मामले हमने देखे कि सेशन कोर्ट को लेकर हाई कोर्ट टिप्पणी कर देता, हाई कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट कर देता है। हम नहीं कर रहे हैं टिप्पणी, हम तो एक उदाहरण दे रहे हैं दर्शकों को। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं, लेकिन बड़ी दिक्कत यह है कि हम जितनी भी पालिका है देश के अंदर, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो या विधायिका हो, आप तीनों के विवेक पे आप प्रश्न चिन्ह खड़े कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या बोलने की आजादी है या मेरे पास बोलने की आजादी है? सोनम वांगचुक को आप जो है उठा के जेल में डाल देते हैं कि उद्देश्य दो ही है। एक बलात्कारी को जो है आप देखिए किस तरह से उसकी सजा का निलंबन होता है और उसके बाद उसको जमानत मिल जाती है। तो बड़ी विचित्र स्थिति है, ना न्याय व्यवस्था हमारी जो है जन अपेक्षाओं के मुताबिक है, ना कार्यपालिका जन अपेक्षाओं के मुताबिक कार्य कर रही है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो विपक्ष है, विपक्ष भी जन अपेक्षाओं के मुताबिक मुद्दे नहीं उठा रहा। वह संकट यही है ना कि हम जो मुद्दे जिसपे हमने शुरुआत की है कि तमाम सारे मुद्दे, लेकिन विपक्ष उन मुद्दों की ओर जा रहा है जिससे ना उनको कोई फायदा हो रहा है ना पब्लिक को कोई फायदा हो रहा है। दिशाहीन है विपक्ष, जो है वो दिशाहीन हो गया है। उसको ये पता ही नहीं कि जनता क्या चाहती है। जब तक आप जनता की जन भावनाओं को जानकर जब तक आप उसके मुद्दों को नहीं उठाएंगे तब तक आपकी जनता में कोई पैठ बनने वाली नहीं है। और दूसरी बात, एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस के पास में अभी उस तरह का संगठन भी तो नहीं है, उतने डिवोटी कार्यकर्ता भी तो नहीं है। अभी ये जो SIR का मुद्दा है जिसको कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बनाया था, बिहार में बुरी तरह से ये पिट गया और सभी राज्यों में हो रहा है। देखिए बंगाल में ममता बनर्जी ने भले इसको अपोज किया हो, लेकिन उनके कार्यकर्ता जुट गए थे। बिल्कुल, तभी जो भी राजनीतिक दल जो है जिसकी राजनीतिक जागरूकता है वो इस काम में जुटा। और देखिए पूरे देश में ये SIR हो रहा है,
और अभी अगर आप किसी मतदाता से ये पूछिए क्या उसको परेशानी, कहता मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो अगर जनता को परेशानी नहीं है तो फिर कांग्रेस उसको क्यों बेवजह मुद्दा बना रही है। इसी तरह से मनरेगा है, मनरेगा तो अभी बदलाव किया है ना, इसको महीने 2 महीने कांग्रेस को 3 महीने इंतजार करके फिर एक अध्ययन करना चाहिए था कि मनरेगा का वहां के ग्रामीण क्षेत्रों में फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, और इसके बाद इसको वो मुद्दा बनाते। ये नाम इन्होंने बदल दिया और उससे ये नुकसान हो रहा है, इनकी नीतियां ऐसी हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन कांग्रेस दिशाहीन हो चुकी है, और जब तक आप हार से सबक नहीं सीखते हैं तब तक आप लगातार हारते जाते हैं। और कांग्रेस का दुर्भाग्य यही है कि वो किसी भी हार से सबक नहीं सीख रही, वो इससे पिटे मुद्दों को लेकर अभी भी वो गांधी 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 और धर्मनिरपेक्षता की बात कर रही है। छोड़िए अब इन चीजों को, आप बीजेपी से इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। जिस दिन आप इस मुद्दे को उठाते हैं उस दिन हिंदुओं का ध्रुवीकरण जो है बीजेपी के पक्ष में हो जाता है, और आप मुट्ठी भर लोगों के साथ में फिर आपकी संख्या जो होती है 100 भी नहीं पार कर पाती है, और आप लगातार हारते। बेहतर ये होगा कि आप जनता के ज्वलंत मुद्दों को उठाइए, जनता की जरूरतों को समझिए, जन आक्रोश किस बात को लेकर है उसको लेकर आप उसको समझिए। ब्रजेश जी, मुद्दों की कोई कमी नहीं है। आप हम भी देख रहे हैं कि सोयाबीन के लिए भावांतर योजना ले आती सरकार, लेकिन मक्का के दाम आप देखिए 1100-1200 रुपये का भाव मिल रहा है, जबकि एमएसपी जो है 2200-2300 है। बाजार में खुला आटा जो है इसको 40-45 रुपये किलो बिक रहा है। ब्रांडेड कंपनियां उसको 70-80 रुपये किलो बेच रही है। किसान के पल्ले वही आ रहा है, उसमें तोड़ाई है, ढुलाई है, मंडी तक ले जाना है। मूंग का हमने इसके बार पिछली बार देखा था। प्याज के हालात देखिए। एसआईआर की अगर बात छोड़ दें तो तमाम सारे, अभी जैसे अरावली का शुक्ला जी ने जिक्र किया, अभी हमारे यहाँ सिंगरौली जिले में 6 लाख पेड़ कटना है। जीतू पटवारी जाते हैं, एक बाइट देते हैं, इसके बाद पूरी कांग्रेस चुपचाप बैठ जाती है कि इसके बाद कोई झांकने नहीं गया वहाँ का लोकल नेता भी कि वहाँ कटाई रुकी है कि नहीं हो रही। इसी राजधानी भोपाल में एनजीटी के आदेश के बाद पेड़ काट दिए जाते हैं, एनएसयूआई जाता है, प्रदर्शन करता, फोटो खिंचवाता, आ जाता है। तो कोई भी एक आंदोलन को किसी तार्किक परिणति तक नहीं ले जाते हैं। एक मुद्दा ग्रेट करते हैं वो प्रदेश के हिसाब से, लेकिन दिल्ली से कोई नया फरमान आता है वो उसमें जुड़ जाते हैं। यही तो कांग्रेस की दुर्दशा है मनोज जी, क्यों मुद्दों को नहीं जाते। क्या मुद्दे तो वही शाश्वत हैं। हम देखें ना, बेरोजगारी तब भी थी, महंगाई तब भी थी जब बीजेपी ये मुद्दे उठाती थी, किसानों की समस्या तब भी थी, उनको खाद नहीं मिल रहा था, उनके फसलों को दाम उनको सही से नहीं मिल रहे थे, उनकी लागत कम नहीं हुई थी। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर तो आंदोलन करती थी, सड़क पर उतरती थी बीजेपी। अटल जी जैसे हमने देखा बैलगाड़ी से जब जाते थे संसद में विरोध के लिए। आज क्या खत्म हो गए हैं क्या? लेकिन आज मुद्दे क्या है? कांग्रेस लोगों की, जनता की नब्ज नहीं पकड़ पा रही। कांग्रेस मुद्दे कौन से उठा रही है? कांग्रेस कह रही एसआईआर में गड़बड़ी है, वोट चोरी हो गए हैं। पब्लिक जान रही है कि वोट चोरी नहीं हुए। जब तक आप उसकी भावना से जुड़े हुए मुद्दे नहीं उठाओगे, उसकी जेब पर असर डालने वाले मुद्दे नहीं उठाओगे, आप कहोगे महंगाई है, बेरोजगारी है, आप किसानों की समस्या है, तमाम तरह की जो समस्याएं जब उठाओगे जो लोगों से जुड़ी हुई, तब आपसे लोग जुड़ेंगे। तो क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? यही तो वजह है कि कांग्रेस असल वजह समझ नहीं पा रही है। उसने सोच लिया है कि बस मोदी का विरोध करना है, उसको जनता की सुविधाओं का कोई बात नहीं करनी, उसे विकल्प नहीं बनना है। विरोध कर रही है वो, सिर्फ उसकी छवि कैसी हो गई कि वो मोदी विरोधी है। ये एक जनता के मन में एक बैठ गया है कि उनको विकल्प नहीं। विकल्प बनने के लिए आपको देना पड़ता है ना, आपको मॉडल पेश करना पड़ेगा। आप जिन राज्यों में हैं वहां राज्यों में आपने बेहतर क्या किया है, आप एक रोल मॉडल एक कर्नाटक को बना दीजिए। आप जिस तरह से हम देखते हैं कि यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो क्या बात करते थे कमलनाथ जी, छिंदवाड़ा मॉडल की बात करते थे ना। तो आपको एक तो पेश करना पड़ेगा ना कि हाँ देखिए हमारे राज्य में ना भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस राज्य में हम जनता की सुनवाई हो रही है, हमारा मुख्यमंत्री कैसे काम कर रहा है, ये सब आपको रोल मॉडल करके बताना होगा ना। तो आप वो कर नहीं रहे हो कि जनता भरोसा कर सके आप पे। जो भरोसा दिख गया है आपसे, जब आप यूपी में थे, आप पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तमाम तरह के आरोप लगे, जो भरोसा आपने खो दिया है वो भरोसा पाने की कोशिश करते दिख रहे हैं क्या? आपको एक नेता, ऐसा सर्वमान्य नेता वो नहीं कर पाए। आपका परिवारवाद की जो आप पे ठप्पा लगाया वो आप दूर नहीं कर पाए। दूर करने की कोशिश कैसे किया आपने कि खड़गे को अध्यक्ष बना दिया, चुनाव करा दिए। अब वही खड़गे कह देते हैं कि साहब आला कमान कहेगा, हाई कमान कहेगा, तब मैं कार्रवाई करूंगा, वही तय करेगा। तो आप जो आप पे ठप्पा लगाए उससे मुक्त होने के लिए कांग्रेस कुछ कर रही है क्या? जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे उनसे मुक्त होने के लिए उसने कुछ किया? उसकी छवि जिन जिन चीजों से खराब हुई उसको ठीक करने के लिए उसने कुछ किया? उसने संगठन गढ़ा? नहीं गढ़ा। वो आंदोलन कर नहीं रही है ना। बिल्कुल। वो कैसे लोगों को टिकट दे देती कि भैया आ गए आप, टिकट मांगने के लिए आता नेता, उसको टिकट दे देती है। अरे कोई एक पैमाना तय कर ले कि भाई 2 साल तक आपने क्या काम किया है, आपने जनता के मुद्दे उठाए, जनता के बीच में रहे, वो पूरा देखे, तब आप उसको टिकट दो। आप ये देखते हो कि कौन सक्रिय है कि नहीं है।
आपने अपने संगठन सृजन तो कह दिया, कागजों में बहुत अच्छा करते हो आप कि आंदोलन करेंगे। हमने देखा है कि कमलनाथ जी के समय में कहा था घर घर चलो, अभियान चलाया था, खुद कमलनाथ जी घर पे नहीं पहुंचे थे। ऐसे आपके नेता हैं। तो संघर्ष वाले नेताओं को, जो भले ही हार गए हों, जिनको भले ही चुनावी जीत ना मिली हो, आपको उनको तवज्जो देना पड़ेगी। लेकिन आप जो सुर्खियों में आ जाते हैं, चाहे इनका वोट बैंक हो या ना हो, या वोट बैंक की बात करें या जिनका जनाधार हो या ना, ऐसे आप कन्हैया कुमार को आप नेता बना देते हो। जो जनाधार वाले तो नेता हैं, वो आपकी पार्टी छोड़ के चले कमलनाथ जाते हैं। जैसे नेता आज प्रेस नोट जारी करते हैं कि स्किल इंडिया अभियान फेल हो गया। मेरे यहाँ चलकर देखिए, आप छिंदवाड़ा का वो जिक्र करते हैं। जिस झुग्गी बस्ती को हटाने का प्रपोजल कैंसिल है अभी ठंडे बस्ते में, उसको लेके सुबह सुबह जो है उमंग सिंगार अखबार पढ़ के एक ट्वीट जारी कर देते हैं और बयान जारी कर देते हैं। वो ये भी क्रॉस चेक नहीं करते हैं कि वो कार्रवाई हो रही कि रुक रही है। तो ये तो हाल है। तो ऐसे हालात में आप बताइए जनता कैसे जुड़ेगी उनसे? यदि कोई आपको नैरेटिव सेट करना पड़ेगा ना, आपको विकल्प के रूप में आपको बताना पड़ेगा, आप जनता के बीच में जा रहा हो। यदि आप मध्य प्रदेश में आपके समस्याओं की कमी हो गई है क्या? लेकिन यदि कांग्रेस विकल्प क्यों नहीं बन पा रही? कांग्रेस जनता के बीच में जा नहीं रही है, वो सिर्फ बयानबाजी करती है, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देती है, या एक प्रेस नोट जारी कर देती है। आंदोलन करेगी तो पीसीसी के बाहर कर देगी, या जहां पर जाना हो वहां पर जाके थोड़ा सा आंदोलन करेगी। उसको लगातार उसको उतना कि पब्लिक भी जुड़ सके वैसा नहीं ले जाती, उस स्थान पर नहीं ले जा पाती है जैसा हमने बीजेपी को देखा है। तो जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे, विकल्प नहीं करोगे, बनोगे, संगठन वैसा मजबूत नहीं करोगे, तो आपकी सत्ता में वापसी मुश्किल है। क्योंकि आपको नेताओं को, जो संघर्ष वाले हैं, उनको आगे लाना पड़ेगा, एकजुटता दिखाना पड़ेगी, जमीनी संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन जो नेता हैं उनके, वो आरामदायक हो गए हैं। वो बस जाते हैं और बस बैठ जाते हैं, बस बयान जारी कर दिया, थोड़ा सा आंदोलन कर दिया, दिखा दिया, अखबार में आ गए। तो इससे जनता जुड़ने वाली नहीं है। वो समझ गई है कि विकल्प नहीं है उसके पास। यदि आप विकल्प बनोगे तो आप देखिए, बाकी राज्यों में चले जाइए, आप जूनियर की भूमिका में हो गई कांग्रेस। उत्तर प्रदेश चले जाइए, आप पश्चिम बंगाल चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए। तो जब लोगों को लग ही नहीं रहा ना कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, कि ये कोई बीजेपी का विकल्प बन पाएगी, तो आप विकल्प बनने के लिए आपको एक नेता ऐसा होना चाहिए, क्षेत्रीय छत्रपों पर आपको भरोसा करना चाहिए। आपने मध्य प्रदेश में नेता के साथ एक नीति की भी तो जरूरत है ना। लेकिन आप देखिए ना, मध्य प्रदेश में आपने नई टीम बना दी, लेकिन आपने फ्री हैंड दिया क्या? भरोसा करना पड़ेगा ना आपको, क्षेत्रीय छत्रपों पर भरोसा करना पड़ेगा, निर्णय की उनको क्षमता वो देना पड़ेगी, आजादी देना पड़ेगी, और ये ताकत भी कि वो किसी का कुछ बिगाड़ सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। लेकिन शुक्ला जी, 140वां स्थापना दिवस मना लिया पार्टी ने, कि एक अतीत की वो बात कर रहे हैं, लेकिन भविष्य की तो कोई बात ही नहीं कर रहा पार्टी में कि भविष्य हमारा क्या होगा। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वो भविष्य की बात भी नहीं कर रहे हैं, भविष्य के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। वो भगवान भरोसे चल रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है लेकिन जो भगवान का नाम लेता है तो वो उसका भरोसा वो डिग जाता है उनका। भगवान भरोसे भी तो काम वो एक अलग मुद्दा है, क्योंकि कहीं ये धर्मनिरपेक्षता का एक जो जी लेवल लगाकर बैठे हैं, वही ठीक है। धर्मनिरपेक्ष रहना चाहिए हर व्यक्ति को, हर धर्म का सम्मान भी होना चाहिए, और हर व्यक्ति को जो है अपना धर्म मानने की आजादी भी होनी चाहिए। लेकिन दिग्विजय सिंह जब कहते हैं राम मंदिर के मुद्दे पर अहम ब्रह्मास्मि, और फिर शाम को वो चर्च में नजर आते हैं। नहीं, दिग्विजय सिंह का तो अभी एक ताजा बयान भी देख लीजिए, लेकिन वो बड़ा अच्छा बयान उन्होंने दिया है कि आरएसएस का जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, पार्टी को भी नहीं पचा पा रही है ना, विरोध में आ गए तमाम नेता। नहीं, तो पार्टी की यही तो दिक्कत है कि जो असल मुद्दे हैं उससे वो भटक जाती है। अभी जैसे अभी आप ही जिक्र कर रहे थे कि नहीं, लेकिन जिन लोगों को उन्होंने टेक किया है उनको पता है कि अगर जो उनके चरणों में बैठता है उसकी भी तरक्की हो जाती है, चाहे फिर वो किसी काम का हो चाहे ना हो। ये बिल्कुल ये है पार्टी के भीतर ही है। लेकिन अभी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है सिंगरौली की हो रही थी, अजय सिंह राहुल का आपने एक भी बयान सुना? बिल्कुल कोई बयान नहीं आया, कोई बयान नहीं है। छतरपुर में बक्सवाहा का जंगल काटा जाएगा, वहां सत्यव्रत चतुर्वेदी का परिवार है, आलोक चतुर्वेदी है, पुराने कांग्रेसी, उनका कोई बयान सुना आपने? हाँ, उनकी बेटी का बयान जरूर आ रहा है कि दिग्विजय सिंह ने गलत बोला है, वो बी टीम है बीजेपी की, आरएसएस से जुड़े हुए। दिक्कत क्योंकि सत्यव्रत चतुर्वेदी और दिग्विजय सिंह की लड़ाई तो सबको जग जाहिर है ना। हाँ, मैं इसी पे आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। कांग्रेस की स्थिति क्या है, निपटना इनको बीजेपी से ही आपस में एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए। ऐसे में आप कैसे जो है बीजेपी से निपटेंगे? निपटना तो आपको बीजेपी से ना, ये आपस में एक दूसरे को निपटाने में लगे रहते हैं। तो कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपसी समझ में नहीं है। और जब तक आप संगठित होकर जो है पार्टी को खड़ा करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आपकी ये पार्टी कभी भी नहीं खड़ी होगी। आपके पास में लक्ष्य ही नहीं है, कोई दिशाहीन है कांग्रेस, प्रदेश में भी दिशाहीन है। और इनका जो शीर्ष नेतृत्व है वो नेतृत्व देने के लायक नहीं, मुझे कहने में संकोच नहीं है। क्योंकि अगर वो इस लायक होता, आप देखिए कितने वर्षों से लायक छोड़ा नहीं ना आला कमान ने।
राहुल गांधी ही नीतियां तय कर रहे हैं, राहुल गांधी ही एजेंडा सेट करते हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, फिर संविधान बचाओ यात्रा निकालते हैं, फिर SIR निकालते हैं, मनरेगा के खिलाफ निकाल रहे हैं। किसी भी आप मुझे एक चीज बताइए, थोड़ा सा इनको अगर लाभ मिला है तो 2024 में मिला है इनको, जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। उसके पहले के आप जितने भी इलेक्शन देख लीजिए, उसमें राहुल गांधी का कोई भी एजेंडा जो है पब्लिक ने उसको स्वीकार नहीं किया। जब तक आप के एजेंडे को या आपके मुद्दे को जन स्वीकारोक्ति नहीं होगी, जनता का समर्थन नहीं होगा, तो आपके सारे वाहियात मुद्दे हैं। बीजेपी अगर गुप्त मतदान करा लेंगे तो हो सकता है उनकी पार्टी में समर्थन ना निकले। बिल्कुल नहीं निकलेगा। ये भी एक संकट है, क्योंकि जो उनके समझदार नेता है वो तो ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में बात करती है ना, लेकिन विजय जी हल क्या है? हल कांग्रेस को भी पता है, लेकिन संकट यही है ना कि आला कमान के खिलाफ बोले कौन और आला कमान सुने क्यों? उनको तो वो भी अहम ब्रह्मास्मि हो गए ना। यही तो सबसे बड़ी समस्या है ना मनोज जी कांग्रेस की, कि आला कमान से बोले कौन, और यदि जो बोल भी दे तो उसको पार्टी से बाहर कर दिया जाता था। वो G23 के नेताओं के साथ क्या हुआ? G23 के नेताओं के साथ क्या हुआ? वो पार्टी को ही मजबूत करने की बात कर रहे थे ना। वो लक्ष्मण सिंह ने टारगेट ऊपर कर दिया। अगर वो खरगे तक ही रहते तो शायद ये नौबत नहीं आती, लेकिन वो राहुल गांधी तक नहीं जाते तो वो आंतरिक लोकतंत्र के नाम पे बचे रहते। राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसको सबने सत्य मान लिया। राहुल गांधी कह रहे हैं SIR, तो सब SIR के पीछे पड़ गए। यदि राहुल गांधी कह रहे हैं कि साहब वोट चोरी हो रही है, तो तमाम नेता वोट चोरी हो रही है। चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं। वोट चोरी मजेदार होती है, 18 में नहीं होती है। हाँ। लेकिन 23 में हो जाती है। लेकिन ये कांग्रेस के तमाम नेताओं को पता है ना कि राहुल गांधी गलत ट्रैक पर है, लेकिन कोई कहने की हिम्मत जुटा पाया कि मत कहिए भैया राहुल गांधी जी, असल मुद्दों पर जाइए। वो तेजस्वी बेचारे अच्छे मुद्दों पर चल रहे थे, बिहार में बेरोजगारी पर बात कर रहे थे, तमाम चीजों पे, समस्याओं पे बात कर रहे थे। वहां वो उनको ले गए वोट चोरी पर। वोट चोरी का कुछ हुआ नहीं है और उनकी और हालत खराब कर दी। तो कांग्रेस की ये स्थिति है कि जिससे जुड़ती है ना उसकी और लुटिया डुबो देती है। यदि आप देखिए यूपी में जुड़े अखिलेश यादव से, उनकी लुटिया डुबो दी, क्योंकि वो PDA पर जा रहे थे। जब तालाब में कूदे 6 लोग साथ थे, बाहर निकले 6 सीट थी। तो वो असल मुद्दों पर जाते हैं, इनके जुड़ने से और मुद्दों से भटक जाते हैं। तो ये कांग्रेस की स्थिति हो गई है। इस वजह से ना कांग्रेस का भला हो रहा है, ना बाकी उनके सहयोगियों का भला हो रहा है। लेकिन कांग्रेस ही कम से कम इसी में खुश है कि मान लीजिए 5 तारीख से आंदोलन होगा और हो सकता है 10-12 तारीख को राहुल गांधी विदेश चले जाएं, तो फिर कांग्रेस रिलैक्स मोड में आ जाएगी और जब वो लौटेंगे तो फिर नए मुद्दा ले आएंगे। तब तक कांग्रेसियों को भी पता है, इसलिए वो भी चाह रहे हैं कि जो चल रहा है वो चलने दो। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शुक्ला जी आपका। तो कांग्रेस का पुराना राग, और ये पहली बार नहीं है। कांग्रेस के हालात उस पुराने जमींदार जैसी है जिसकी सारी जमीन खिसक चुकी है, बिक चुकी है, लेकिन वो रोज खिड़की में इस उम्मीद में बैठ जाता है कि शायद वो सामने वाली जमीन मेरी बची हो, और आने आने लोगों को अपना इतिहास बताता है कि हमारे दादाजी ये थे, हमारे परदादा जी ये थे। लेकिन तुम क्या हो? जब तक तुम खुद नहीं बनोगे तब तक ना कोई तुम्हारी पूछ परख है, ना कोई तुम्हारी सुनवाई है। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि TV। नमस्कार।